चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने MCQ किया था 20 क्वेश्चंस, अब उसमें उसके आगे कुछ और 20 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। ये पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। ये देखिए 2016 में क्वेश्चन आया है, आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, आप लोग देख सकते हैं। सापेक्षीय चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जैसे उसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है सापेक्षीय चुंबकशीलता, वैसे ही यहाँ पे आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग ER से डिनोट करेंगे। जहाँ भी हम लोग को रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगा उसको हम लोग ER से ई बोल रहा हूँ एप्सिलॉन R से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आप समझ लीजिए ये है क्या। तो रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, है ना। रिलेटिव बात तो सब पक्की है, सबको पता है, किसी के रेस्पेक्ट में। तो किसके रेस्पेक्ट में? हवा के रेस्पेक्ट में। तो ER बराबर क्या होगा? ER बोल रहा हूँ फिर एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट नीचे में रहेगा, ऊपर में रहेगा एप्सिलॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक, ठीक है। ये आप लोग को अब याद रखना है। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है? तो देखिए हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 है, ये किसके लिए है? फॉर एयर या वैक्यूम, ठीक है। हवा या निर्वात के लिए है, समझ गए। ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है? हवा या निर्वात के लिए होता है, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए ये FA हम लोग लिखते हैं हवा के लिए या निर्वात के लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। अब अगर मान लीजिए कि इसके जगह पे कोई मीडियम हो M, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1/4 पाई। अब यहाँ एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ठीक है। एप्सिलॉन को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन क्या है? फॉर गिवन मीडियम। उन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम दिया है, जैसे मान लीजिए मैं एक चार्ज यहाँ रखूँ, एक चार्ज यहाँ रखूँ, तो इनके बीच में अभी क्या है? हवा है। अब अगर इनके बीच में मैं कुछ भी मीडियम डाल दूँ, पानी डाल दूँ, केरासन तेल केरोसिन ऑयल डाल दूँ, या कुछ भी शहद डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, तो उसके लिए अब ये बाकी ये तो सेम होगा Q1 Q2 बाई R², ठीक है। तो हमको एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, Q1 Q2 बाई R²। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन R नहीं है क्या? यहाँ पे भी एप्सिलॉन R है, लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ नोट कीजिए, हवा के लिए, हवा या मैं एयर या वैक्यूम लिखूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम। अब देखिए जब हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे ER,
तो हम लोग नीचे हमेशा क्या रखते हैं, ये रखते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या रखते थे, एप्सिलॉन, जिस मीडियम में है। तो मीडियम हमारा क्या है, एयर और वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट, ये समझ आ रहा है ना, हमेशा फॉर्मूला यही लगेगा। ये क्या है, किसी मीडियम का, कोई भी मीडियम है उसका है, और जो भी मीडियम रहे उसका परमिटिविटी हम लिखेंगे, मान्य विद्युतशीलता लिखेंगे, और उसमें किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा उसमें हवा या निर्वात के, एयर या वैक्यूम के परमिटिविटी से हमेशा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो हम हवा की ही बात कर रहे हैं, तो हवा में अगर हवा के परमिटिविटी में अगर हवा के परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप लोग इसको नोट करेंगे। रिलेटिव, ये क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, हवा के लिए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। हवा के लिए या निर्वात के लिए ई आर का मान 1 होगा। यह मैंने निकाल के दिखा दिया, क्यों, ये तो फिक्स है, ये तो रहना ही है, और ये हम उसका बात करेंगे जिस मीडियम में हम हैं। हवा का तो रखना ही, अब जिस मीडियम में हम, किस मीडियम में, हवा में ही हैं हम, ठीक है। तो हवा का क्या होता है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो हवा को हवा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, हवा के परमिटिविटी को हवा के परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप लोग नीचे एक पॉइंट नोट करेंगे इसके नीचे, कि हवा या निर्वात को छोड़ के, हवा या निर्वात को छोड़ के कोई भी मीडियम रहे उसके लिए ई आर का मान ग्रेटर देन 1 होगा। वायु या निर्वात को छोड़ के, या इसको मिटा रहा हूं ना, लिख लेंगे आप लोग, या अभी इसको रहने दें, वायु या निर्वात के अलावा के, हाँ ठीक है, थोड़ा हिंदी मेरा, या छोड़ के ही लिखते हैं, छोड़ के सब, वायु या निर्वात के छोड़ के बाकी सभी, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बाकी सभी मीडियम के लिए, बाकी सभी मीडियम के लिए ई आर 1 से बड़ा होगा, ठीक है, ई आर 1 से बड़ा होगा। ई आर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, नीचे का आ रहा है, ठीक है। ये इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। हवा के लिए या वैक्यूम के लिए 1 है, और हवा या वैक्यूम को छोड़ के बाकी जो भी रहे उसके लिए ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें आप लोग इसको, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। तो अगर हम लोग रेशियो निकालें एफ ए बाई एफ एम, तो एफ ए क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एयर में या वैक्यूम में और किसी मीडियम में, कोई भी मीडियम हो सकता है, हम लोग शहद ले लें, केरासिन तेल ले लें, पेट्रोल जो भी ले लें, पानी ले लें, उसके बीच अगर रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं होगा, यहाँ पे हवा था तो एप्सिलॉन नॉट था या एप्सिलॉन 0 था, अब हवा नहीं, कोई मीडियम है, तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ये क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन गया ऊपर और एप्सिलॉन नॉट आ गया नीचे, तो अब एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, एप्सिलॉन
R होता है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका हिंदी मैंने यहाँ लिखा था, इसको भी मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए हमको क्या मिल गया यहाँ से, FA/FM बराबर ER। अब अगर हम यहाँ से ER बोल रहा हूँ एप्सिलॉन R, अब यहाँ से अगर हम फोर्स इन मीडियम, मतलब किसी मीडियम में अगर हम लोग उसका फोर्स निकालते हैं तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो FM बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, FA/ER। अब अगर हम लोग हवा में हैं, तो ER के जगह पे 1 रख देंगे, मीडियम अगर हवा है तो क्या आ जाएगा, फोर्स इन एयर। अब अगर हम हवा को या निर्वात को छोड़ के और कुछ भी है हमारे पास, अब अगर हवा या निर्वात को छोड़ के हमारे पास कुछ भी है तो उसके लिए ER क्या होगा, 1 से बड़ा। अब सोचिए आप कि ये एयर की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है, जब दोनों चार्ज एयर में रखा है, और ये एप्सिलॉन R क्या है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जब डिनोमिनेटर नीचे वाला क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, अगर वो 1 से बड़ा रहे तो ये आंसर हमारा क्या आएगा, FA से छोटा आएगा ना। मतलब मान लीजिए कि आप 2 ही है, FA/ अगर 2 है, ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कराएंगे तो ये क्या आएगा, लेस देन FA आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी बात को लिख रहा हूँ, दिस इज लेस देन FA। क्यों लेस देन FA? FA से छोटा क्यों होगा, सिंस ER इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ER बोल रहा हूँ, सॉरी, एप्सिलॉन R इज ग्रेटर देन 1। आप देखिए अगर हम मीडियम पानी ले लें तो पानी के लिए हमारा रिलेटिव परमिटिविटी जो है, ER का मान 80 होता है, तो यहाँ 80 रखाएगा। अब सोचिए हवा का जो फोर्स है, हवा में जो फोर्स था, उनके बीच में जब हवा था तो जो फोर्स था उसका 80 भाग, मतलब उसको 80 से डिवाइड कर दी, तो इतना कमज़ोर हो जाता है फोर्स। तो अब यहाँ से हमको क्या मिला कि अगर हवा को छोड़ के कुछ भी हम उसके बीच में रखेंगे तो उस मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर में जो फोर्स होगा उससे कम ही होगा। यही दिखाया ना मैंने, FA/ER क्या है, लेस देन FA, मतलब एयर में फोर्स, इसको मैं लिख रहा हूँ फोर्स इन गिवन मीडियम। अब ये क्या है, ये FM है, FA क्या है, फोर्स इन एयर या वैक्यूम। तो अब हमको यहाँ एक रिजल्ट मिल गया। हमने देखा कि वायु या निर्वात को छोड़ के बाकी सभी मीडियम के लिए ER हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं ये हमेशा जब 1 से बड़ा होगा, और ये 1 से बड़ी वैल्यू अगर एयर वाले फोर्स को डिवाइड करेगी तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो तो कभी भी एयर वाले फोर्स से कम ही होगा। एयर वाला फोर्स जो भी आप 2 से डिवाइड कीजिए, 80 से डिवाइड कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, 20 से डिवाइड कीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो इससे तो कम ही रहेगा ना, क्योंकि हम उसी को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम लोग एक चीज़ क्या याद कर लेते हैं कि जब भी दो चार्ज के बीच में अगर हम लोग कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, ठीक है, कुछ और मीडियम अगर हम रखते हैं, तो हमेशा फोर्स क्या होगा, घटेगा। जो फोर्स एयर में था उसके कंपैरिजन में हमेशा फोर्स घटेगा। इसको आप लोग पॉइंट बना के लिख लेंगे। अब देखिए कमाल, ये दोनों क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उनके बिंदु आवेशों के बीच का बल घटेगा। आंख मूंद के हम लोग सीख चुके हैं, घटेगा। देख लिए क्यों घटेगा, क्योंकि किसी भी मीडियम में फोर्स, कोई भी मीडियम में फोर्स क्या होता है, हवा में फोर्स बटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या है मान, 1 से बड़ा ही होगा। हवा को छोड़ के जो भी है उसके लिए 1 से बड़ा होगा। तो ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी है और ये हवा वाले फोर्स को डिवाइड कर रही, तो हमारा ये फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है ना। आंसर क्या आएगा, हवा से कम आएगा, हवा से कम आएगा, हवा में जो फोर्स है उससे कम आएगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी मिलेगा, अब हम लोग रट लिए, समझ लिए हम लोग, अब हम लोग रट लिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वायु में दो धन आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर इनके प्रतिकर्षण बल का मान।
दो धनावेश हैं, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे को हटा रहा है, दूर भगा रहा है, तो परावैद्युत पदार्थ मतलब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ रखा जाए, हवा को छोड़ के कुछ भी, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है रिपल्शन का फोर्स, वो क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, हमेशा घटेगा। हवा को छोड़ के आप कुछ भी डालिए, घटेगा। उसका रीज़न ये है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, बार बार इसको रिपीट करके देखें, आराम से देखें, 4 बार 5 बार देखें, फिर भी नहीं समझ आता आप कमेंट कीजिए, मैं समझाऊंगा। अब ये 2016 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हम लोग तो यहाँ पे पढ़े नहीं हैं मैग्नेट के बारे में अभी कुछ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे सॉल्व होगा। दिमाग कैसा, बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए नहीं, कॉमन सेंस। सापेक्षीय चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो देखिए, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी का बात अगर हम करते हैं, रिलेटिव आया ना, तो रिलेटिव परमिटिव ई आर एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही इसका कुछ रिलेटिव होगा, चुंबक में कुछ होगा भाई रिलेटिव, तो हम मान लेते हैं म्यू आर है, तो ये क्या होगा, म्यू बाई म्यू नॉट। अच्छा, आप यहाँ बताइए इसका यूनिट क्या है, तो इसका जो यूनिट है और इसका जो दोनों सेम है, तो सेम का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग फोर्स बाई फोर्स रखें, अगर हम लोग फोर्स बाई फोर्स रखें, तो यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट कैंसिल हो गया। वैसे ही एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही चीज़ है, इनका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी मैग्नेट में भी कुछ आएगा, तो उसका जो हमारा परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, मतलब हम हवा का लिए और उससे डिवाइड कर दिए जो भी हमारा मीडियम है उसके परमिएबिलिटी, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे, विमाहीन राशि। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा, इसी से मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी का भी क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया। ठीक है, ये होता है कॉमन सेंस। अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक में जो भी पढ़ा है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, वैसा ही मैग्नेट में आएगा। मैग्नेट में परमिटिविटी को क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ा, जैसे यहाँ आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल आएगा, तो वो चैप्टर पढ़ना और आसान रहेगा जिन लोग इसको आसानी से पढ़ लेंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ आगे के क्वेश्चंस लिखने के लिए। चलिए अब आगे देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W/Q होता है। ठीक है, W क्या होता है, W की यूनिट जूल, और ये क्या होता है, C, चार्ज का C, तो जूल बाई कूलम, क्या होगा, जूल बाई कूलम। ठीक है, समझ आया। वर्क मतलब एनर्जी, उसका जूल, और चार्ज का C, तो जूल पर कूलम। ठीक, ऊपर वाले को मैं डाल रहा हूँ। अब नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक नहीं है। तो वोल्ट तो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है। अभी हम लोग देखें जूल पर कूलम भी है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम है कि नहीं है, न्यूटन पर कूलम किसका होता है, अब देखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर फोर्स बाई चार्ज, तो मतलब फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, मतलब ये नहीं है। अच्छा, ये है कि नहीं, न्यूटन मीटर पर कूलम, तो देखिए V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, और W क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन बटा चार्ज। अब आप यहाँ देखिए, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और नीचे चार्ज है तो न्यूटन मीटर पर कूलम, मतलब ये भी है, ये भी मात्रक है किसका, विद्युत विभव का, ये बस नहीं है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। ये हो गया 24 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 25 पे, इसको मिटा दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज, और V क्या है? वोल्ट। तो चार्ज गुना वोल्ट किसका मात्रक है? तो चलिए आइए देखते हैं। तो वोल्ट बराबर क्या होता है? W बटा Q, या यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? W बराबर Q इंटू V। W क्या है? वर्क है, मतलब कार्य, जो काम किए, और वर्क या कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू विभव क्या होगा? एनर्जी होगा। क्यों एनर्जी होगा? वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। समझ आया? वर्क क्या होता है? वर्क एनर्जी है। तो Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, जब वर्क है तो ये क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या है? एनर्जी बताता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV किसका मात्रक है? एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का। ठीक है, किसका है? ऊर्जा का है। इसको कैसे समझाया? पोटेंशियल बराबर विभव बराबर कार्य बटा आवेश, पोटेंशियल बराबर वर्क बाई चार्ज। तो वर्क बराबर क्या होगा? Q इंटू वी, मतलब चार्ज गुना पोटेंशियल। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के टर्म में होता है, तो इलेक्ट्रॉन गुना V, EV क्या है? वर्क, और वर्क ही क्या होता है? एनर्जी होता है। तो ये ऊर्जा का हो गया। अब इसको मिटाल देता हूँ मैं, 25 भी हो गया। ठीक है, अब आइए आप लोग देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, कितना होता है? एनर्जी का यूनिट क्या क्या हुआ? एक जूल होता है, हम जानते हैं। वर्क का यूनिट जूल, एनर्जी का यूनिट जूल, और एक और हम लोग क्या मिला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सब जूल में ही दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम लोग मान निकालते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, इसको निकालने का कोशिश किया जाए। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, या इसको ऐसे लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, और इंटू 1 वोल्ट। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब वोल्ट। अब कूलम्ब वोल्ट क्या होता है? फिर से मैं लिख रहा हूँ, V बराबर W बाई Q। ठीक है, तो W बराबर Q इंटू V। अब ये देखिए, ये हम लोग को पता है क्या होता है? वर्क का जूल होता है या EV होता है। ठीक, जो भी ये जूल होगा या EV होगा। अब देखिए यहाँ एक और चीज़ हमको डायरेक्ट दिख रहा है, Q का क्या है? कूलम्ब, और V का वोल्ट। तो कूलम्ब वोल्ट, तो कूलम्ब वोल्ट मतलब जूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? जूल। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, CV, कूलम्ब वोल्ट के जगह पे जूल रख दिए हम लोग। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल होगा। ठीक है, समझ आया? ओके। एक, ये क्या लिखा है मैंने? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट विभवांतर पर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? इसको मिटा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल 1 वोल्ट दिया है। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर, त्वरित करना मतलब एक्सिलरेट करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ना। तो चार्ज बराबर अगर क्या रख दिया जाए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यहाँ हम लोग देखे हैं W बराबर क्या होता है? Q इंटू V, या V को हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल तो मैंने बताया था कुछ होता नहीं, चेंज इन पोटेंशियल होता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है। तो डेल V अगर लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या है? एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी होता है। तो हम W क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा। इसको लिखे रहने देते हैं।
इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊर्जा या एनर्जी। ये क्या है? वर्क। ऊर्जा या एनर्जी है, तो बराबर क्या होगा? Q डेल V। अब Q कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, और डेल V कितना है? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बोला है ना, 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ गया? ये हो गया ना, 26 हो गया, इसको हटा देते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर पर, तो 1 वोल्ट विभवांतर यहाँ रखिए आप, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी आया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आया। तो बी क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अर्ग भी एनर्जी की ही यूनिट है सीजीएस में। ठीक है। अब आप आइए यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल वी बराबर 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और पोटेंशियल बराबर 5 वोल्ट। अब आप रखिए पोटेंशियल बराबर 5 वोल्ट रखिए, तो यहाँ 5 वोल्ट रखिए, तो कितना आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो 5 EV इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जूल में भी आंसर दिया है, तो ये जूल में कब होगा? जब आप यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे जो भी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तब कूलम इंटू वोल्ट मिल के जूल होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके फिर आगे लिख लेता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। मतलब V या डेल V पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कितना दे दिया है? 50 वोल्ट दिया है। देखिए, कुछ चीज़ हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए देता है, जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया है कंफ्यूज करने के लिए। 2 कूलम्ब आवेश को, तो Q बराबर कितना दिया है? 2 कूलम्ब। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। तो फिर से वही W बराबर या डेल V लिखिए, डेल V बराबर W/Q, या इसी से हम लोग क्या लिख लेते हैं? वर्क कार्य W बराबर Q इंटू डेल V। Q कितना है? 2 कूलम्ब, गुना डेल V कितना है? 50 वोल्ट। तो 50 दूना 100 कूलम्ब वोल्ट। अब ये कूलम्ब वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। कूलम्ब वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? 100 जूल। ठीक है, इजी था ये सब। बेसिक क्लियर है तो सब कैसा भी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। तो बेसिक पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, इसको नोट कर लेंगे आप लोग रोक के, है ना। इसका आंसर कितना हो गया? 100 जूल। ठीक है। अब पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मात्रक है वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये सब वोल्ट के टर्म में दिया है। ठीक है, हम लोग जो रिलेशन जानते हैं वो क्या है? F/Q। ये न्यूटन में आएगा, तो इससे काम नहीं बनेगा अपना। तो मैंने एक और चीज़ बताया था, V = E गुना D। D क्या है? डिस्टेंस है, या इसी को मैंने ऐसे बताया था, मैं इसी को कि E/V निकाल के दिखाया था 1/R। वही R क्या है? D है। R क्या है? D है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग E का वैल्यू देखें तो E = क्या हो जाएगा? V/D या V/D, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? V/D की जगह पे R। तो अब V फॉर वोल्ट और R का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? B हो जाएगा। B क्या है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? इसको मिटा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया कि वोल्ट पर मीटर तो है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। न्यूटन पर कूलम है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q भी होता है।
तो F न्यूटन और Q कूलम, तो न्यूटन पर कूलम भी है। जूल पर कूलम देखते हैं है कि नहीं, तो जूल पर कूलम करने के लिए एनर्जी के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो E बराबर क्या है V/d या V/r जो भी रखो, डिस्टेंस है। और V इजिकल्स टू क्या होता है W/Q अपॉन D, तो ये क्या हो जाएगा W/Q इंटू D। अब W का क्या होगा, W का होगा जूल, वर्क का जूल, चार्ज का C और डिस्टेंस का M। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम पर मीटर, मतलब जूल पर कूलम पर मीटर भी है, तो मात्रक कौन नहीं है, जूल पर कूलम मात्रक नहीं है। ठीक है, 31 हो गया, इसको लिख लेंगे आप लोग, मैं डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V r दूरी के साथ परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा, तो हम लोग V का मान जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, ये सही है, हम लोग ये बोल देंगे। लेकिन इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, ये गलत है। यहाँ पे E जब 0 है तब गलत है। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग लिख लेंगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और उनके बीच के डिस्टेंस का रिलेशन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो dV/dr है ना, इसको हम लोग हिंदी में विभव प्रवणता बोलते हैं। dV/dr को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे dV/dr को, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका डेरिवेशन मैंने इसलिए नहीं कराया, इसके डेरिवेशन का आप लोग को कोई काम नहीं है, मेरे को अभी तक जितना लगा उसके हिसाब से काम नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ इसका डेरिवेशन मेरे को चाहिए, तो वो YouTube पे मेरे क्लास 12th के वीडियो 2nd चैप्टर के लेक्चर में अवेलेबल है। आप वीडियोस जाके चेक कर लेंगे कि उसमें सब में टॉपिक्स में मैंने लिखा है कि क्या क्या टॉपिक है, तो जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो वीडियो आप लोग निकाल के देख लेंगे, उसका डेरिवेशन उसमें मिल जाएगा 100%। ठीक है, तो ये आपको एकदम रट लेना है, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। dV/dr को क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखना है विभव प्रवणता। हिंदी वाले याद रखेंगे विभव प्रवणता, इंग्लिश वाले याद रखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सवाल ये है, अगर आपसे कोई सवाल करे कि हमारा ये निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, तो निगेटिव साइन दिखा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जैसे जाते जाएंगे दूर, अब आप सोचिए हम यहाँ पे खड़े हैं, फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए, तो जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे वैसे वैसे हमको ज़्यादा फोर्स फील होता जाएगा। हम क्या लेके आ रहे हैं, Q0, पॉजिटिव Q0 लेके हम आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इस पॉजिटिव के पास आते जाएंगे वैसे ये ज़्यादा ताकत से हमको दूर भगाने का कोशिश करेगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि हमको अपना ताकत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये यही बता रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, दूर जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। बस ये बता रहा है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं, E0। तो अब देखिए हमारा जो रिलेशन है E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। अगर हम इसमें E को 0 रख दें, 0 इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, या हम इसको लिख सकते हैं, माइनस गया इधर, 0 खत्म हो गया, dV/dr इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए dV/dr क्या है, डिफरेंशिएशन है। dV/dr क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो किसी का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, जब हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब ये हम लोग सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 0, या इसी को अगर मैं बोल दूं भाई आप 5 का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलेंगे, 0 है। ठीक है, डिफरेंशिएशन 0 है। डिफरेंशिएशन 0 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। हम लोग यहाँ किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब v बराबर कांस्टेंट।
मतलब v नियत है, फिक्स्ड है, अर्थात r पर निर्भर नहीं करेगा। v कांस्टेंट है मतलब r पे निर्भर नहीं कर रहा है, r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे जीरो होता है, वो भी बता देता हूँ मैं। ये आप लोग लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे रोक के, ठीक है, फोकस हो रहा है, सब आ रहा है, आप लोग इसको लिख लेंगे। मैं बताता हूँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे जीरो आता है। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो हम लोगों ने बोला कि 5 का तो डिफरेंशिएशन हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाले का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो अच्छा, मैंने बोला कि क्या मैं इसको 5 × 1 लिख दूं विथ रिस्पेक्ट टू dx? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप लोग इसको भी डाल रहा हूँ, आप लोग एक बात बताइए कि दुनिया में किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो हो जाए, मान लीजिए ये 1 लाख है, 1 लाख का पावर ज़ीरो कर दे तो इसका मान 1, ये सबको पता है। 99 का पावर ज़ीरो कीजिए, इसका मान 1, इसका भी मान 1। तो ये 1 के जगह पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, d 5 × x का पावर 0। हमको x के टर्म में चाहिए था तो हम लोग 1 के जगह पे क्या लिख दी, x का पावर 0। हम लोग किसी का ही पावर 0 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको साइड रखते हैं, इसी से हम लोगों ने लिखा है। अब 5 को आप बाहर निकालिए, dx का पावर 0/dx, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्लियर हो गया ना। हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे dx का पावर n/dx, n × x का पावर n-1। तो अब n के जगह पे क्या है, 0 है, तो 5 × इसका क्या आ जाएगा, n की जगह पे 0, तो n × मतलब 0 × x का पावर 0-1, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमको यहाँ पे आंख मूंद के ये नहीं बता देना था, बहुत लोग ये लगा देते हैं, जिन लोग रट के जाते हैं ना फिजिक्स को, ये लगा देते हैं। हमको ध्यान क्या देना है कि यहाँ फील्ड 0 है, तो हम इस रिलेशन में 0 रख देंगे। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन नहीं करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² इसको बोलेंगे। तो कौन इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला ए क्या बोल रहा है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 q/r², ये पालन करती है। अब ए आया है, मतलब ए नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है। डी भी साथ में देख लेते हैं। डी क्या होता है, एक आवेशित गोला। तो आवेशित गोला जो होता है ना, वो बिंदु आवेश के तरह काम करता है। उसका सारा चार्ज अगर हम गोले से दूर जाते हैं तो सेंटर पे ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब तरफ चार्ज है। अब अगर आप इससे दूर कहीं यहाँ पे जाइएगा तो ये सारा चार्ज ऐसा लगेगा कि इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, यहीं पे जमा है सारा चार्ज। तो ये भी एक तरह से पॉइंट चार्ज हुआ। तो इसके कारण जो फील्ड होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी यही होगा, वो भी सेम होगा। तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर, अब आप लोग देखिए, याद कीजिए, एक्सियल, ई एक्सियल, ये हम लोग बी वाले केस में देख रहे हैं। ई एक्सियल या एक्सियल, या हम लोग एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, या एक्सियल ही लिखो, एक्सियल क्या होता था, ई एक्सियल 1/4πε0 2p/r³, या ई इक्वेटोरियल क्या होता था, 2p/1/, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, 4πε0 p/r³ होता था, ठीक है। ये हमारा सब हो गया बी के बारे में, ठीक है। अब आप देखिए सी के बारे में। सी क्या है, सी क्या बोल रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव माने वी एक्सियल क्या होता है, वी एक्सियल 1/4πε0 q/r²। ये हम लोग बी के लिए लिखें, ये सी के लिए लिखें, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि सी भी पालन कर रहा है, मतलब सी भी नहीं हो सकता, तो कौन बचा, बी हो जाएगा आंसर। क्यों, बी में नीचे r² नहीं है, r³ है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिख लेंगे आप लोग।
दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिसमें प्रत्येक पर 1 कूलम का आवेश है। कितना आवेश है? 1 माइक्रो कूलम का आवेश है। 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा है और फिर यहाँ पे एक चार्ज Q2 है। तो निकाय मतलब क्या होता है? सिस्टम। तो अब जब हम ये सिस्टम को असेंबल कर रहे हैं, यहाँ ला के रख रहे हैं, तो अब उसमें पहले हम लोग ये देखेंगे वर्क कितना हो रहा है टोटल, क्योंकि जो वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जब हम कहीं इन्फिनिटी से हम लोग Q1 को ला रहे हैं, तो अभी Q2 यहाँ नहीं है, अभी Q2 यहाँ पे नहीं है। तो जब आप Q1 को ला रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी चार्ज नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के इस Q1 का विरोध करे। मतलब अभी जब हम लोग Q1 को ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। मतलब हम किसी के, जैसे आपको ये दोनों चार्ज लाना है, तो यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर Q1 है, हम इसको लेके आते हैं कहाँ पे? इस पॉइंट A पर लाते हैं Q1 को। तो जैसे आप ला रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी है अभी विरोध करने वाला? नहीं, कोई भी विरोध करने वाला नहीं है। तो इस Q1 चार्ज को लाने पर वर्क कितना होगा? 0 होगा। W बराबर 0, W1 ले लेते हैं। अब जब हम लोग इस Q2 चार्ज को जब हम लोग लाएंगे, अब हम लोग जब इस Q2 चार्ज को लाएंगे तो यहाँ पे विरोध करने के लिए कौन बैठा है? Q1 तो पहले है, Q1 बैठा है, तो यहाँ पे कुछ वर्क होगा। अब वो वर्क कितना होगा? तो अब आप लोग देख लीजिए, V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो W बराबर क्या होगा? Q इंटू V। ये Q कौन सा है? जो चार्ज आप लेके आ रहे हैं। तो क्या चार्ज हम लोग ला रहे हैं? Q2। तो Q2 लिखिए और V इसका पोटेंशियल V1, क्योंकि हम इसी का, इसका ये आ चुका है पहले से इसका पोटेंशियल, तो इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट हम ला रहे हैं Q2 को। तो यहाँ से निकाला वर्क का फॉर्मूला Q इंटू V। Q कौन सा? जिसको आप ला रहे हैं, और V कौन सा? पोटेंशियल कौन सा? विभव कौन सा? जिसके अगेंस्ट आप ला रहे हैं। तो Q1 पहले से है, तो Q1 कुछ चार्ज है भाई, तो उसका कुछ फील्ड होगा उसका, तो कुछ पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल के अगेंस्ट हम ला रहे हैं। अब देखिए मैं इसको फिर लिख रहा हूँ वापस। इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए क्या है? R1 बराबर 1 मीटर है, 1 मीटर दिया है ना, और Q बराबर क्या दिया है? 1 माइक्रो कूलम। ये कौन सा चार्ज है? ये दोनों चार्ज है Q1 Q2। Q1 Q2 बराबर दिया है, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। Q2 कितना है? 1। अच्छा, Q2 को अभी Q2 ही रहने देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? V1 कितना हो जाएगा? देखिए ये इस चीज़ को आप लोग को अच्छे से समझना है। V1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच का डिस्टेंस आप मान लीजिए R है, तो Q1 ये किसका है? पोटेंशियल Q1 का, तो Q1/R। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये वर्क हो गया। तो अब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है ऊपर का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को क्या बोलेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको हम लोग डिनोट करेंगे U से। तो U बराबर क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2। जितना वर्क रहेगा, एक और चार्ज लाते तो उसका भी वर्क। अब W1 क्या है? 0 है, तो 0 प्लस W2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इसको मैं मिटाल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकालना था हम लोग को। तो 1/4, ये 0 तो खत्म, 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6। यहाँ देखिए
Q1 Q2 दोनों दो समान आवेशित, फिर इंटू Q2 भी 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर का 1, तो ये क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, 10⁻6 कितना हो जाएगा 10⁻12 -6 -12, इसको सॉल्व किए तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3, ठीक है इतना। अब ये एनर्जी है, जो वर्क रहता है टोटल वर्क ऑफ सिस्टम या निकाय, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा, 9 इंटू 10⁻³ जूल। अब यहाँ देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, मतलब शायद 32 33 पता नहीं किस में किए थे, देख लेना। विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध है, क्या संबंध होता है E = -dV/dr। अभी ही कराया है मैंने इसको, तो सीधा ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। 35 हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय मतलब सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क होता है। अच्छा, वर्क हम लोग कैसे निकालते थे, V = W/Q, तो W = Q × V। अब ये अगर हम Q0 रखें, Q0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Q0 और V की वैल्यू 1/4πε0 Q/r, ठीक है, ये V की वैल्यू होती है। तो ये वर्क हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q0 Q/r², ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 Q0 Q/r²। अब यहाँ देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें हम लोग चार्ज का वैल्यू रखते हैं पोटेंशियल वाले में, तो -E × -E, इसको मिटा देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 -E × E E²/r²। गलत लिख दिया क्या, हाँ r होगा, r² गलत लिख दिया था, r होगा। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, r चेंज हो रहा है, ठीक है। तो r को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन इतने दूर है, हम इनको और पास ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस r कम हो रहा है। तो r कम होगा, r कहाँ है, हर में है, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर या हर जैसे जैसे कम होता है हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो हम क्या बोल देंगे कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। समझ आया, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, और डिस्टेंस कहाँ है, डिनोमिनेटर में। जैसे फिर से एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 8/2 8/4, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर कम है, छोटा है डिनोमिनेटर हर, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 4 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 2 ये 4 आएगा और ये 2 आएगा, तो ये बड़ा है। तो r घट रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको मिटाल देते हैं 36 वाले को। अब निम्न में से कौन सा तथ्य समभावी पृष्ठ समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। समविभव मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव मतलब इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, समविभव मतलब समान विभव, इक्वल पोटेंशियल, पृष्ठ माने सरफेस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हम लोग इन चारों को प्रॉपर्टी की तरह पढ़ेंगे। इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये हमारा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब क्या है, समविभव का मतलब इस पृष्ठ पर, इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल समान है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये, तो इस सरफेस पर हर जगह पे पोटेंशियल इक्वल है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जितना यहाँ पोटेंशियल है उतना ही यहाँ पोटेंशियल है। यहाँ का पोटेंशियल A, यहाँ का पोटेंशियल B। तो अब अगर मैं पूछूँ डेल V,
पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमको क्वेश्चन के साथ, इसको समझना है। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा? क्योंकि भाई पोटेंशियल में डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल दोनों जगह इक्वल है, तो इक्वल पोटेंशियल का डिफरेंस ज़ीरो। 5 माइनस 5 ज़ीरो, 15 माइनस 15 ज़ीरो, 13 माइनस 13 ज़ीरो। सब जगह इस सरफेस पे ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, साफ से आ रहा है बोर्ड, इस बोर्ड पे हर जगह पोटेंशियल हम लोग मान लिए इक्वल है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक चीज़ हम लोग सीखें कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। अब आप देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में कुछ काम करना होगा कि नहीं, ये सोचिए आप। देखिए, काम मतलब वर्क, ठीक है। तो V बराबर या डेल V बराबर क्या होता है? W/Q0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? W बराबर Q0 इंटू डेल V। अब देखिए, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो डेल V क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। मतलब वर्क क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम A से यहाँ B तक, A से यहाँ B तक अगर हम एक चार्ज को ले जाते हैं Q0 को, तो वर्क कितना होगा? ज़ीरो होगा। क्यों वर्क ज़ीरो होगा? क्योंकि यहाँ जितना पोटेंशियल है यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल है, पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस है ही नहीं। अगर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा रहता तो हमको और ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता, वर्क करना पड़ता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, पोटेंशियल में डिफरेंस है ही नहीं, दोनों बराबर है पोटेंशियल, तो हमको ले जाने में कुछ वर्क नहीं लगेगा। उसको सिंपल समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, वर्क बराबर क्या होता है? चार्ज जो आप ला रहे हैं वो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जहाँ से जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसमें हम कहीं से कहीं ले जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, सम विभव पृष्ठ है, इसमें सब जगह पे विभव समान है, सब जगह पे पोटेंशियल इक्वल है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस ज़ीरो होगा, तो वर्क भी ज़ीरो होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कार्य नहीं होगा। ये बात सही बोल रहा है, ये बात सही बोल रहा है, गलत नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी हमको मिल गया, एक पॉइंट मिल गया हमको सम विभव पृष्ठ का या इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होगा, कोई काम नहीं करना होगा, मतलब ज़ीरो वर्क करना होगा। तो एक ये चीज़ हमको प्रॉपर्टी मिल गई, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे। अब देखिए, पृष्ठ पर किन्हीं, ये क है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, ठीक है, मैंने दिखा दिया, मतलब ये भी सही है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। अब मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इस सरफेस का डायरेक्शन ये है, इस एरिया का डायरेक्शन कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक होगा ई कॉस थीटा और एक होगा ई साइन थीटा। अब देखिए, हमको इससे क्या पता चल रहा है कि इस सरफेस पर कुछ ई साइन थीटा क्या है? हमारा फील्ड है। इस सरफेस पर क्या है? कुछ ई साइन थीटा, ये क्या है? समविभव सदैव, एक मिनट, कहाँ गया? विद्युत बल रेखा, हाँ ठीक है। तो इस सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप सोचिए, अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है अगर हम चार्ज को, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर से इधर है, इस सरफेस पे। अब हम अगर चार्ज को यहाँ ए से बी तक ले जाएंगे, ए से बी तक ले जाएंगे, तो कुछ वर्क करना होगा, कुछ वर्क करना होगा, जो कि गलत है। हम लोगों ने देख लिया है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क नहीं होगा चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पे। बात समझ आ रही है? इसका मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा।
मतलब सरफेस के डायरेक्शन में, अगर ये सरफेस है तो इसके डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो नहीं होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कहाँ होगा, तो ये इस सरफेस के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से आपकी तरफ आता हुआ होगा या आपसे दूर जाता हुआ होगा, इसमें परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होगी, ये भी सही बात है, समझ आ रहा है, सदैव लंबवत होंगी, सही बात है। याद रख लेना है अब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर मेरा ये हाथ इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए, अगर ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। या अगर ये ऐसे रहेगा तो ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे रहेगा तो ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे रहेगा तो ऐसे परपेंडिकुलर, हमेशा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। उसका रीज़न मैंने क्या दिया आप लोग को, तो हम लोगों ने मान लिया कि परपेंडिकुलर नहीं है साहब, मान लिया यहाँ पे कि ये कोई सरफेस है, इसमें ये जो फील्ड है ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो कुछ एंगल बनाएगा तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक ई कॉस थीटा जो फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और एक ई साइन थीटा जो सरफेस के ऊपर ही होगा। तो अब सरफेस के ऊपर अगर इसका कंपोनेंट हम तोड़े तो सरफेस के ऊपर हमको फील्ड मिल जाएगा, सरफेस के ऊपर हमको फील्ड मिल जाएगा। अब जब सरफेस के ऊपर फील्ड है तो हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में फील्ड के अगेंस्ट कुछ काम करना होगा। अब जब फील्ड के अगेंस्ट काम करना होगा तो हमारा थ्योरी यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग पहले देख चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं होगा। तो मतलब हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर ही होगा। अगर ये सरफेस है तो ये इसके परपेंडिकुलर ऐसा फील्ड लाइन होगा, अगर ये सरफेस है तो ये इसके परपेंडिकुलर ऐसा फील्ड लाइन होगा, ठीक है। ये कुछ एंगल पे नहीं हो सकता है, ऐसे या ऐसे कुछ एंगल पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा ऐसे कुछ एंगल पे, क्योंकि अगर ऐसा मान लीजिए कि ये कुछ एंगल बना रहा है यहाँ, तो एक कंपोनेंट सरफेस पे और एक बाहर, बात समझ आ रही है, एक सरफेस पे और एक बाहर, और जब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा। इसीलिए अब हमको याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। ये भी पॉइंट याद करने का है, ये भी पॉइंट याद करने का है, ये मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैंने समझा दिया अच्छे से, सदैव लंबवत होंगी। अब जाहिर सी बात है, सबको लग रहा है कि आंसर चौथा होगा। देखते हैं चौथा क्या बोलता है, समविभव पृष्ठ सदैव गोलाकार होता है। क्या ये बात सही है, सदैव गोलाकार होगा? आइए देखते हैं। ये सब मतलब ये सब आंसर नहीं है ना, ये सब सही है, हमको चुनना है कौन गलत है। तो ये गलत है, तो हमारा आंसर डी होगा। अब ये कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऐसे 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 ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो मान लीजिए हम यहाँ बना रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ बना रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ बना रहे हैं, तो इसके हर जगह फील्ड लाइन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। वो हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बी में था शायद। तो अब इसको मिला दीजिए, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आया, गोलाकार आया। अगर यहाँ चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा 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 हर तरफ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, बराबर दूरी पर ऐसा सरफेस ले लो, कैसे लो, लंबवत लो, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कौन रहता है गोले के साथ, रेडियस। तो रेडियस लेके अगर हम लोग सब तरफ से रेडियस लेके बनाए तो एक गोला बन जाएगा। तो ये तो आ जा रहा है, तो सही हो जाना चाहिए। नहीं, दूसरा मैं बताता हूँ क्यों सही नहीं। अगर मान लीजिए ये प्लेट पे यहाँ प्लस 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 रखा है, फील्ड लाइन ऐसा है, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है। समझ आया? तो ये हमारा डी आंसर इसका होगा, क्योंकि डी गलत है। डी बोल रहा था कि हमेशा वो गोला होगा, तो हमेशा गोला नहीं होगा।
अब देखिए 38 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बहुत ज़्यादा बिना घुसे इसको बनाने की कोशिश करेंगे। r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल, तो वैद्युत द्विध्रुव हमको पता है -q + q, फिर इससे कुछ दूरी पर रख दो -q + q, इनके बीच जो एक दूसरे पे बल लगाएगा। तो अब हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसते, हम लोग जानते हैं अगर दो चार्ज रहता तो एक दूसरे फोर्स कितना लगाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, लेकिन अब हमको पता है कि यहाँ पे हम Q1 Q2 नहीं ले सकते हैं। ये बस मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ तुम लोग को ना, एग्जैक्ट नहीं घुस रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन बन जाए वो टेक्निक हम लोग देख रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे Q1 Q2 का रोल नहीं, अब यहाँ पे किसका रोल है P, किसका रोल है P। P बराबर क्या होता है, P बराबर Q × 2a 2a 2a। ये ऐसा समझ लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है r वही डिस्टेंस रहे। ठीक है, तो अगर इसके जगह पे हम लिखना चाहें Q × 2a या Q × r, Q × r, तो ऊपर नीचे r का इंटू करना पड़ेगा। तो एक इसके लिए ऊपर नीचे r का इंटू की एक ये टेक्निक है एक, तो ये r³ हो जाएगा, ये p के टर्म में आ जाएगा, फिर ऊपर नीचे इसके भी इंटू करो r का, तो एक और r आ जाएगा नीचे, तो r4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा r का पावर -4, r का पावर -4 मतलब 1/r का पावर 4। ये सिंपल सा टेक्निक से बनाए हम लोग बिना अच्छे से इसमें घुसे। ठीक है, अब हम लोग 2 क्वेश्चन और बच गया है, उन दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, r दूरी पर रखे दो द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होगी, मतलब प्रोपोर्शनल होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U की बात कर रहे हैं हम लोग, जो वर्क डन होता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, दो द्विध्रुव, दो डाइपोल बनाते हैं, एक डाइपोल ये -q + q, डाइपोल में क्या होगा P, फिर एक और डाइपोल -q + q, यहाँ भी P। अब इन दोनों, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि U बराबर W और बराबर जो चार्ज आप ला रहे हैं Q0 × V पोटेंशियल, तो Q0 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये क्या हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 × Q, Q0 × Q/r। तो अब हम लोग इस सिस्टम का अगर हम लोग लिखें U1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 की जगह पे -q है और इसके जगह पे क्या है q है, अपॉन r। अगर हम लोग U2 मतलब ये W1 है ना, W1, फिर अगर हम लोग W2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका भी आप रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q Q/r, सेम होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा W1 + W2। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों सेम है और नेगेटिव है, तो r -r + -r क्या हो जाएगा, ठीक है, समोसा प्लस समोसा, दो समोसा, तो -r + -r 2 -r, तो मतलब -2r हो जाएगा, होता है। तो वैसे ही यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 Q1 Q2 एक सेकेंड -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। अब अगर हम लोग सेम जो पिछला 38 क्वेश्चन में हम लोग दिमाग लगाए थे वही दिमाग लगाएंगे। अब हम लोग इसको डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस करेंगे P से, इसको भी डाइपोल मोमेंट से P से रिप्लेस करेंगे। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q × 2a। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, Q बराबर P/2a, या अगर हम लोग 2a को डिस्टेंस है r रख दे तो P/r। तो इस Q के जगह पे अगर हम P/r रखें और इस Q की जगह पे भी
P/R रख दें। इस Q के भी जगह पे P/R रखें और इस Q के भी जगह पे P/R रखें। तो एक R पहले से था, अब 2 R और आ गया, एक इसके कारण R और एक इसके कारण R, तो 2 R स्क्वायर हुआ और एक R पहले से R³ हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये 2 आया है ना, 2 यहाँ आप लोग लगा दीजिए इसको। अब हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 2P1 P2 अच्छा पहले ऐसे ही लिख दें 2Q1 Q2/R। इसको हम लोग लिख देंगे -1/4πε0, 2 रहने दो, ये दोनों चार्ज तो सेम है, तो P × P या P1 P2 लिख सकते हैं हम लोग। Q1 Q2 अगर है तो P1 P2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R³। क्यों R³ होगा, रीज़न बता दिया मैंने कि P बराबर Q × 2a या डिस्टेंस R ले लीजिए आप दोनों के बीच का, तो Q बराबर क्या हो जाएगा P/R। तो यहाँ पे भी P/R P1/R रखें, यहाँ पे भी P1/R रखें, तो नीचे R³ हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, B हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये B समझ आ गया ना, B हो जाएगा 1/R का पावर -3, R का पावर -3 का मतलब क्या है 1/R³। ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी, ये इसको अब मिटाल देता हूँ, ये U पोटेंशियल एनर्जी हो गया 2 डाइपोल का, 2 डाइपोल के निकाय का, मतलब 2 डाइपोल के सिस्टम का। अब क्या बोल रहा है, जब किसी परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज, तो जब भी टेस्ट चार्ज की आपसे बात करें तो आप लोग समझ जाइएगा पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हम लोग क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे, को अनंत से, इसमें क्या था, अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव के, किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है। इसको मिटाल रहा हूं, तो वैदिक द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ -Q यहाँ +Q। अब वैदिक द्विध्रुव क्या होगा, 2a लेते थे इसको, मतलब इधर a इधर a, ये सेंटर, ये वैद्युत द्विध्रुव है मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसका लंब अर्धक, लंब मतलब परपेंडिकुलर, अर्धक मतलब बाइसेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिख रहा है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अब आप लोग याद कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पे कहीं पे भी V क्या होता था, 0। तो V बराबर क्या होता है, W/Q, तो W बराबर Q × V, और V क्या हो जा रहा है यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो वर्क 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, C, वर्क 0। समझ आया, वर्क 0 हो जाए, क्योंकि लंब अर्धक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं पे भी पोटेंशियल हम लोग पढ़े हैं 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल 0, तो अब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो वर्क भी 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10वीं की बुक में बहुत छोटा सा लिखा रहता है, लेकिन है ये सब बहुत बड़ा है। और जिनको भी जो चीज़ नहीं समझ आया होगा प्लीज़ बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो नहीं समझ आएगा मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो जिनको भी जो चीज़ नहीं समझ आएगा वो बताइएगा, और जिन क्वेश्चंस को मैंने टेक्निक से बनाया है, अंदर ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं, उसमें आप लोग भी टेक्निक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।